Hello friends, myself Ramesh Maurya, physics faculty, potential and concept. Today I am going to discuss part test third, physics. Okay, let's start. First question: if an electron revolves in the path of circle of radius 0.5 into 10 power minus 10 meter at a frequency of 5 into 10 power 15 rotation per second, the electric current in the circle is. ठीक है, तो जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, जैसे यहाँ पे दिया इन्होंने कि एक हमारा जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है और इसमें दे रखा है इन्होंने कि इसका जो रोटेशन है, फ्रीक्वेंसी दी गई है आपको, कितना दिया गया है, ये आपको दिया है 5 इंटू 10 टू द पावर 15 रोटेशन पर सेकंड दिया गया है। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 होता है कूलम में। तो जैसे यहाँ से आप जानते हैं कि I जो होता है वो Q/T होता है और T जो है आपका 1 फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो फाइनली इसको आप E इंटू न्यू लिख सकते हैं डायरेक्टली, अगर याद हो आपको तो कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 इंटू 5 इंटू 10 पावर कितना आ जाएगा, ये 15, ये आपका हो जाएगा कितना, ये आ जाएगा कितना 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीन्स 0.8 मिली एम्पियर आ जाएगा। ठीक है ना, ये एम्पियर में आएगा। अगर इसको आप कन्वर्ट करेंगे 0.8 इंटू पावर माइनस 3 बनेगा जो कि मिली एम्पियर में आ जाएगा। ठीक है, तो विच वन इज करेक्ट ऑप्शन, थर्ड सी। सेकेंड क्वेश्चन आपका है, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज स्ट्रेच टिल इट्स रेडियस इज हाफ ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू, द रेजिस्टेंस ऑफ द स्ट्रेच वायर इज। ओके, तो इसमें जैसे आपको बोला गया है कि जो हमने वायर को स्ट्रेच किया है उसका रेडियस हाफ हुआ है। ध्यान रखना, कई बार क्या होगा कि आप लोग जल्दबाजी में इसको एरिया या लेंथ मत समझ लेना। इसमें जो आर डैश है वो हमारा r/2 है, तो एरिया कितने टाइम्स होगा, तो ध्यान रखना यहाँ पे ए जो होगा वो कितना आ जाएगा, पाई r स्क्वायर हो जाएगा, और ए डैश जो होगा हमारा कितना आ जाएगा, पाई r डैश स्क्वायर मीन्स हो जाएगा कितना, पाई r स्क्वायर बाई 4। तो एरिया जो है a/4 टाइम्स चला जाएगा। अगर एरिया जो है a/4 टाइम्स है तो लेंथ जो होगा बाय यूजिंग वॉल्यूम कंजर्वेशन वो कितना जाएगा, 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। मतलब जितने टाइम्स रेडियस एरिया डिक्रीज होता है, एरिया उतने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, तो 4L आ जाएगा। अब यहाँ पे जो हम आएगा इसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, r डैश इक्वल टू रो L डैश बाई A डैश, या डायरेक्टली फॉर्मूला होता है वैसे r डैश बराबर n स्क्वायर L करके कर सकते हैं अगर आपने पढ़ा होगा तो। उसमें n की वैल्यू कितनी है 4, तो r डैश कितना आएगा 16R आ जाएगा। ठीक है, वैसे करना है तो रो आपका सेम रहेगा, L की जगह पे आपका 4L और A की जगह कितना जाएगा a/4, तो 4 4 जा 16 रो L बाई A, और ये क्या बन जाएगा हमारा R बन जाएगा 16R। यहाँ से भी आप इसको नोट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन ध्यान रखना, ये तो डायरेक्टली डेटा का है, आपको याद होना चाहिए कि जो हमारा GaAs होता है ये एक आपका जो है गैलियम आर्सेनाइड जो है ये आपका एक सेमी कंडक्टिंग डिवाइस है। ठीक है, और इसका जो मतलब V वर्सेस I ग्राफ होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। इसमें कई चीज़ें हैं तो ध्यान रखना। इस वाले क्वेश्चन में जो हमारा I वर्सेस V का ग्राफ होता है, इसमें स्टार्टिंग में ग्राफ आपका इंक्रीज होता है, उसके बाद ये इस तरीके से मूव करता है। कई बार इसमें पूछा जाता है कि नेगेटिव रीजन ऑफ रेजिस्टेंस, जो नेगेटिव रीजन है वो कौन सा है, तो ये आपका नेगेटिव रीजन में आता है, ये और ये क्या होते हैं, पॉजिटिव रीजन होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी तो इन्होंने केवल ग्राफ के बारे में पूछा हुआ है GaAs मटेरियल के लिए, तो आपका ये थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आता है। ठीक है, इसमें एक पार्ट ये भी पूछते हैं कि कौन सा रीजन प्लस माइनस होता है, तो ये ध्यान रखना, जहां पे डिक्रीज और नेगेटिव होगा बाकी पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो है अगला क्वेश्चन, क्योंकि डेटा का था डायरेक्टली आपको याद रखना पड़ेगा ग्राफ कैसा होता है, कई बार जो होता है कुछ चीजें डायरेक्टली आपको पता होनी चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन आप देखें जरा, फोर्थ में बोला गया फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस फॉर ए गिवन सर्किट। देखो इसमें क्या हो रहा है, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये बहुत सिंपल है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक तरीके से आप देखें, जैसे मान लीजिए आपको दिया गया यहाँ पे एक सेल है, उसके बाद यहाँ एक रेजिस्टेंस दिया गया है, इस तरीके से यहाँ एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस इधर, ये आपका 20 वोल्ट, ये बन जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 10, ये 2, इधर 10 वोल्ट, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 5 ओम। ओके, इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक तरीके से जैसे मान लीजिए इस वाले सर्किट में मान लीजिए करंट आपका I फ्लो हो रहा है, I1 फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे पूरे सर्किट में करंट कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से यहाँ तक ये I1 हो जाएगा। इसमें मान लीजिए आप करंट मानते हैं I2 फ्लो हो रहा है, तो इस वाले पूरे सर्किट में कितना करंट आ जाएगा, यहाँ पे I2 आ जाएगा। अब आप सोचो जरा, क्योंकि करंट कंजर्वेशन तो काम करेगा ही, जो करंट यहाँ फ्लो हो रहा है वही करंट यहाँ फ्लो होता है पूरे में, तो यहाँ पे करंट I1 होगा, यहाँ पे करंट कितना आ गया आपका I2 आ गया। तो यहाँ पे जाने के बाद इधर करंट एक्चुअल में या इधर करंट डिवाइड ही नहीं होता है, तो नेट करंट यहाँ पे फाइनली क्या आ जाएगा, 0। तो आप इसको बिना सॉल्व किए भी डायरेक्टली आंसर बता सकते थे कि जो हमारा I होगा वो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन आ जाएगा आपका। आई थिंक क्लियर होगा। ठीक है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना नहीं है, नॉर्मली अगर बात करना हो कि इसमें कितना करंट है तो इसका पोटेंशियल कितना है 10/5 कर देना, ये इसमें 2 एम्पियर आ जाएगा, और इसका निकालेंगे 20/10, इसमें कितना आएगा 2 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है,
तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुल मिलाकर के इस वाले पूरे सेक्शन में जो करंट आएगा वो हमारा 0 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, ध्यान देना। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है 5th क्वेश्चन। ठीक है ना, ये बहुत आसान है। सिंपली मतलब इन्होंने दे रखा है कि 2 रेजिस्टेंस है जिनका जो है सीरीज में सम, मतलब जो सीरीज में सम करने पे आ रहा है वो हमारा R1 प्लस R2 की जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है, 6 ओम आ रहा है। और जो हमारा पैरेलल में कॉम्बिनेशन आ रहा है 1/R1 प्लस 1/R2 की जो वैल्यू है वो 3/4, मतलब उसका उल्टा हो जाएगा जस्ट। ठीक है, वैसे इसको बहुत ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना R1 प्लस R2 मतलब इससे 4 ऑप्शन है, चारों में से चेक करो जरा कि कौन सा 6 के बराबर आता है। ठीक है, और अगर मान लीजिए दो ऑप्शन है तो उसको पैरेलल वाले में भी कनेक्ट करके देख लेना कौन सा इसके बराबर आता है। तो अगर इसमें देखें तो ये आपका ज़्यादा हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये आपका ये भी ज़्यादा हो जाएगा, ये भी ज़्यादा हो जाएगा। 4 + 2 कितना, 6, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाएगा। तो इसमें तो ऐसा केस है कि इसमें एक ही ऑप्शन आपका सही आ रहा है, सिर्फ पहले वाले से चेक करके, इसको ही चेक करोगे आप तो आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा। लेकिन कई बार क्या होगा, मान लीजिए 2 ऐसे ऑप्शन मिलते हैं जहां पे जो है डायरेक्टली चेक करने पे क्या आ रहा है, आंसर 6 आ रहा है, तो दोबारा क्या करते हैं हम पैरेलल में उसको कंबाइन करके देख लेते हैं, जिसका 4/3 होता है वो आपका आंसर हो जाता है। ठीक है ना, तो ये आंसर चेकिंग से ज़्यादा आसानी से आ जाएगा। सॉल्व करोगे आप पुट करके वैल्यूज तो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है, जैसे मान लीजिए ये वाला 6th क्वेश्चन, ये थोड़ा अच्छा है, मतलब इसमें पोटेंशियल वगैरह फाइंड करना है आपको, तो ध्यान से देखना जरा। तो जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है यहाँ पे, इन्होंने एक सर्किट दे रखा है, इधर से 2 एम्पियर करंट जा रहा है और यहाँ पे क्या हुआ, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है जो 4 ओम का है। यहाँ पे इसको 2 रेजिस्टेंस आपके हैं जो कि इस तरीके से डिवाइडेड है, ये 6 है, ये 3 है, और यहाँ पे कितना है 2 ओम दिया गया है, ये आपका 4 ओम दिया गया है। और इसमें पूछा गया कि इस वाले में जो हमारा 3 ओम है इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करो, इनको आप कंबाइन कर लो दोनों को, 6 और 3 कितना आ जाएगा आपका, ये 2 ओम आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली क्या होगा, ये आपका जैसे ऐड करोगे तो कितना आएगा 6 इंटू, देखो इनका आर इक्विवेलेंट डायरेक्टली निकालोगे कितना आएगा 6 इंटू 3/6 + 3 कर देना। ठीक है, इसको हम R डैश मान लेते हैं, तो कितना आ जाएगा आपका ये 2 ओम आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो पूरा 2 ओम बन गया जो ये बीच वाला है, तो इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते थे, ये 2 ओम हो गया, ये भी 2 ओम हो गया, ये आपका जो है यहाँ पे 4 ओम हो गया, कुछ इस तरीके से ऐसे बना हुआ है। अब आप सोचो 2 एम्पियर करंट यहाँ जा रहा है, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 4 ओम, क्योंकि ये आपके सीरीज में है तो नेट कितना आ जाएगा आपका 4 ओम हो जाएगा। अब क्योंकि रेजिस्टेंस पैरेलल में बराबर तो करंट इक्वली डिवाइड हो जाएगा, तो इधर कितना जाएगा 1 एम्पियर जाएगा और इधर कितना जाएगा 1 एम्पियर जाएगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल फाइंड करने का मतलब हुआ इसका और इसका पैरेलल में बराबर होगा, तो आप इसका कंबाइन फाइंड कर लो कितना आएगा। तो यहाँ पे देखो आई हमारा 1 एम्पियर और रेजिस्टेंस कितना है 2, तो फाइनली V = कितना आएगा I × R बराबर कितना जाएगा 2 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको वैसे सॉल्व करोगे सोच करके ना तो बहुत जल्दी हो जाता है, सॉल्यूशन में थोड़ा लंबा भले लग रहा हो, लेकिन ये बस देख के आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। इसमें 7th की बात करते हैं, ध्यान देना 7th क्वेश्चन ध्यान से देखना, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो 7th क्वेश्चन में हम अगर बात करें जैसे नॉर्मली क्या होगा, तो इसमें देखो आपको एक सर्किट डायग्राम दिया गया है, यहाँ पे ये 3 वोल्ट है, उसके बाद यहाँ पे एक I1 करंट दिया गया है। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे डायरेक्टली इन्होंने सेल लगा रखा है केवल यहाँ तक, इसके बाद एक सेल यहाँ दे रखा है इन्होंने। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पे एक आपका ये लगा रखा है इधर, ये 30 ओम हो गया, ये आपका 3 वोल्ट हो गया, और ये आपका 2 वोल्ट हो जाएगा, और ये आपका कितना आ गया 3 वोल्ट आ गया, ये 10 ओम। ठीक है, देखो एक तो मेथड है, इसको किरचॉफ से आप सॉल्व कर सकते हैं, ये I1 हो गया पूरे में। ठीक है, और इधर कितना हो गया हमारा, इसमें इन्होंने I2 बोल रखा है। एक तो मेथड है किरचॉफ को यूज कर लेना। ठीक है, जैसे इसमें आप किरचॉफ लगा लो, इसमें किरचॉफ लगा लो, तब भी सॉल्व हो जाएगा। दूसरा इसके एक सेल कॉम्बिनेशन तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप अगर आप देखें तो ये पूरा पोर्शन जो है इसके साथ सीरीज में जुड़ा हुआ, मतलब इसके साथ पैरेलल में, ये पैरेलल, ये तीनों पैरेलल में। ठीक है, एक तो सेल कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हैं, एक आपका किरचॉफ यूज करके। तो अगर किरचॉफ यूज करेंगे, जैसे मान लीजिए हम इस वाले लूप में यूज करते हैं इसमें। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं मूव करना, तो इधर आपका कुछ नहीं है, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, यहाँ प्लस से माइनस कितना आएगा आपका, ये -3 वोल्ट आ जाएगा, और यहाँ पर आपका जो है प्लस से माइनस कितना आएगा -2 वोल्ट आ जाएगा। करंट के अलॉन्ग -10 इंटू I1 आ जाएगा। ठीक है, और ये आपका माइनस से प्लस कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे +3 = क्या आएगा 0 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो जरा, तो I1 जो हमारा आएगा वो कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा -2/10, मतलब ये कितना आ जाएगा आपका 0.2 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, करंट की डायरेक्शन इसके जस्ट जो गिवन है उसमें उसके जस्ट रिवर्स में आएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट दूसरी बात करते हैं, इसमें कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक लूप ये बना लेंगे। ठीक है, इस लूप में जैसे मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं मूव करना, यहाँ से तो इधर चलेंगे तो कुछ नहीं, यहाँ पे अगर आपका करंट के अलॉन्ग चल रहे तो कितना आएगा
30 इंटू आई 2 हो जाएगा, और यहाँ माइनस से प्लस कितना आएगा, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से I2 जो आएगा हमारा वो आपका कितना आएगा, 3/30 मीन्स 0.1 एम्पियर। ठीक है, तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, ये I1 0.2 आएगा और I जो आपका 2 है वो कितना आएगा, 0.1 आएगा। ठीक, एक तो ये आपका लग जाएगा। एक इसमें मेथड और भी होता है, डायरेक्टली अगर आप सॉल्व करना चाहो तो वो भी बहुत आसान हो जाता है। जैसे देखो, अगर नॉर्मली हम बात करें सिंपल सा, तो जो इसका, क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान से देखो, एक रफली ऐसे बता दे रहे हैं, जैसे इस सर्किट को अगर आप समराइज करो तो ऐसे आप कर सकते हैं। देखो ये बन गया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हो गया, एक सेल आपका यहाँ पे और लगा है ऐसे, ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे आपका 3 वोल्ट का सेल लगा हुआ है और यहाँ पे आपका ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक, इसमें कितना करंट है, ये तो देखो ये 3 वोल्ट हो गया, ये आपका जो है कितना दिया है, 3 वोल्ट हो गया, ये आपका जो है 10 ओम दिया है, ये आपका 2 ओम दिया गया। देखो यहाँ पे बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो जो पोटेंशियल इसका होगा, इन दोनों सेल का टर्मिनल पोटेंशियल V वही आएगा, मतलब जो हमारा V है वो 3 वोल्ट हो गया। सिंपल सी बात है। अब इसका 3 वोल्ट तो इसका भी 3 वोल्ट होना चाहिए, तो ये 2 वोल्ट एक्चुअल में इस रेजिस्टेंस में ड्रॉप हो जाएगा डायरेक्टली। अगर आप सोचेंगे तो 2/10 कितना आएगा हमारा, 0.2 आ जाएगा एम्पीयर, ये सीधे हो गया। और यहाँ पे क्योंकि तो इसके पैरेलली जुड़ा हुआ है, ये 10 आपका ये कितना है, 30 ओम दिया गया है, और ये 3 वोल्ट इसका क्या टर्मिनल पोटेंशियल है, तो 3/30 कितना आ जाएगा हमारा, ये आपका 0.1 आ गया। तो अगर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन सर्किट के बारे में आपकी अच्छी है तो वहां से सॉल्व करना आपके पास बहुत मेथड होते हैं, जरूरी नहीं कि आप जो पूरा मतलब बना करके इसको सॉल्व करें। ठीक है ना, तो आई थिंक क्लियर होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। देखो जरा, अगला जो आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 8th क्वेश्चन। चलिए 8th नंबर क्वेश्चन आपका है, पोटेंशियोमीटर का है। ठीक है ना, और पोटेंशियोमीटर में आपको दिया गया है, ठीक, इन्हीं पोटेंशियोमीटर ऑफ वायर लेंथ 1, लेंथ L, ए सेल ऑफ EMF इज बैलेंस्ड एट लेंथ L/3। ओके, मतलब कि इन्होंने कहा, जब देखो इसमें क्या, तो पोटेंशियोमीटर आपको होता है V इक्वल टू जो हमारा काम करता है वो K × L होता है, V इक्वल टू K × L की तरह काम करता है। तो इन्होंने बताया कि जो हमारा जब EMF V होता है तो वहां पे हमारा बैलेंस पॉइंट कितना होता है, L/3। ये L हमारा ध्यान रखना बैलेंस पॉइंट होता है, इसको कैपिटल चाहे लिख लो, ऐसा ना गड़बड़ हो जाए। तो इसके लिए जो है हमारा V प्रोपोर्शनल, V इक्वल टू कितना आएगा, K × L/3 हो जाएगा। और इन्होंने पूछा है अगर हम EMF को जो दूसरे से सेल से रिप्लेस कर दें, मतलब 1.5, तो 1.5 V के लिए जो हमारा बैलेंसिंग लेंथ होगा वो कितना होगा, तो उसको मान लो L' हो गया। सीधी सी बात है। अब इसको एक काम करो, सीधे डिवाइड कर लो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो V से V कैंसिल हो जाएगा, K से K कैंसिल हो जाएगा, फाइनली कितना आ जाएगा आपका 1/1.5 इज इक्वल टू L/3 L' आ जाएगा। L' फाइंड करना है यहाँ से, तो कितना आएगा 1.5/3 इंटू L बराबर कितना आ जाएगा, L/2। तो ये L/2 पे बैलेंस हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 9th नंबर आप देखें जरा। 9th नंबर क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या होगा, देखिए जरा, इसको ये पता है, ये आपका इनर्शिया पे बेस्ड है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए जब आप इसको यहाँ पे देखो, 2 टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, नॉर्मली आपने पढ़ा होगा। ये आपका हो गया, जैसे ये A हो गया, ये B ऑब्जेक्ट हो गया, C हो गया। जब आप इसको आराम से खींचेंगे तो क्या होता है, ये वेट और आपका फोर्स दोनों यहाँ ट्रांसफर होगा, तो पहले ये टूटेगी, ठीक है, स्ट्रिंग, ये ब्रेक होगी। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे जर्क आप प्रोवाइड करते हैं तो जर्क से क्या होगा, ये जो है आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट प्रोवाइड करेगा, जिससे कि इसका जो कोई भी फोर्स यहाँ ट्रांसफर ही नहीं होगा जो आपने जर्क से लिया। ठीक है, तो उससे क्या होता है, क्योंकि जर्क आप प्रोवाइड करेंगे, ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट में रहेगा क्योंकि मास इसका ज़्यादा है, तो ये जो स्ट्रिंग है वो यहाँ से ब्रेक हो जाएगी, यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सडन जर्क दिया गया है, तो सीधी सी बात है जो BC स्ट्रिंग है वो ब्रेक होगी, द पोर्शन BC ऑफ स्ट्रिंग ब्रेक्स। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इनर्शिया ऑफ रेस्ट काम करने लगता है। इसके बाद नेक्स्ट देखो 10 नंबर, 10th आपका दिया है, ए बुलेट ऑफ मास 0.05 kg। ठीक है, ए बुलेट ऑफ मास 0.05 kg मूविंग विद स्पीड 80 मीटर पर सेकेंड enters a wooden block and stops after a distance of 40 meter, 0.4 meter. The average resistive force exerted by the block on the bullet. तो सिंपल सा है, इसमें क्या करो, स्पीड दी गई है, पहले आप ये देख लो, इसका जो एक्सीलरेशन रिटार्डेशन है जो ब्लॉक प्रोवाइड करेगा वो कितना होगा, तो इसमें आप यूज कर सकते हैं। देखो फाइनली रेस्ट पे तो V इक्वल टू 0 होगा, U आपको दिया गया कितना 80 मीटर पर सेकंड दिया गया है। ठीक है, और जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड वो कितना है 0.4 मीटर दिया गया है। तो जब आप इसको लिखेंगे V² बराबर U² प्लस 2A इंटू S के बराबर, तो यहाँ से V क्या हो जाएगा 0, U की वैल्यू कितनी है 80 का स्क्वायर प्लस 2A आपको फाइंड करना है, इंटू S कितना है 0.4 हो जाएगा। तो यहाँ से फाइनली A बराबर आ जाएगा -80 इंटू 80 अपॉन 0.8, और यहाँ से जो फाइनली आंसर आएगा हो जाएगा 8000। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर माइनस में। और F बराबर क्या होता है हमारा, M इंटू A होता है। M कितना दिया गया आपको
0.05 इंटू ए कितना है 8000 दिया गया है। तो फाइनली ये जो आपका आंसर आएगा ये हो जाएगा 400 न्यूटन। ओके, सिंपल था, मतलब ये जो क्वेश्चन है बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें। नेक्स्ट देखिए जरा 11th नंबर, ए मास ऑफ 100 ग्राम स्ट्राइक्स द वॉल विद स्पीड 5 मीटर पर सेकंड एट एंगल एज सोन इन फिगर। ठीक है, यहाँ पे कुछ डायग्राम दिया गया है, हाँ ये डायग्राम दिया गया है, ठीक है ना। ओके, with the same speed if the contact time is 2 × 10⁻³ सेकंड, व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड। तो डायग्राम से देखो जरा, इससे डायरेक्टली आपका सॉल्व हो जाएगा। जैसे दिया गया है, इन्होंने कहा एक 100 ग्राम की बॉल को यहाँ पे भेजा गया और ये सेम स्पीड से रिबाउंड हो गया, ठीक है ना, मतलब स्पीड सेम है और ये एंगल कितना है 60 है और ये एंगल 60 है। अगर आपने ऐसे केसेस किए होंगे तो याद होगा आपको कि जो वॉल के अलोंग कंपोनेंट वेलोसिटी का था वो चेंज नहीं होता, मतलब वॉल के अलोंग जो मोमेंटम होता है वो चेंज नहीं होता, सिर्फ जो मोमेंटम चेंज होता है वॉल के परपेंडिकुलर चेंज होता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए वॉल के परपेंडिकुलर चेंज निकालना तो इसका वेलोसिटी वॉल के परपेंडिकुलर कितना आएगा, तो क्योंकि ये आपका एंगल थीटा है तो इसका जो कंपोनेंट आएगा ये आपका 60 यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक आपका sin 60, एक क्या हो जाएगा cos 60। cos 60 पैरेलल होगा, sin 60 क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर, तो ये आपका जो आएगा वो v sin 60 आ जाएगा, ठीक है। और यही वापस भी आपका v sin 60 वापस आ जाएगा और यही चेंज हो रहा है। बाकी इधर जो v cos 60 है वो आपका सेम रहेगा, यहाँ पर भी जो v cos 60 है वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो ये तो चेंज नहीं हो रहा है, बट ये क्योंकि इसका डायरेक्शन इधर डाउनवर्ड, इसका भी डाउनवर्ड है, ये चीज डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे जो आपका मोमेंटम चेंज आएगा डेल्टा पी बराबर, वो डायरेक्टली ये 2 टाइम्स आपका चेंज आएगा, तो 2m इंटू v इंटू साइन 60 आप डायरेक्टली यूज कर लेना, ठीक है। तो 2m कितना आपको दिया गया है, यहाँ पे मास 100 ग्राम है तो 0.1 हो जाएगा, v आपको दिया गया है, ठीक है। स्पीड इसकी कितनी दी गई थी 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो स्पीड आपको 5 मीटर पर सेकंड दी गई है, तो यहाँ पे इसको 5 पुट कर देना, इंटू साइन 60 कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा √3/2, ठीक है। तो फाइनली जो आपका आंसर आएगा वो हो जाएगा डेल्टा पी बराबर ये 0.5 इंटू √3, ठीक है। ये डेल्टा पी निकला क्योंकि फोर्स हमारा जो होता है वो कितना आता है, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी होता है। तो डेल्टा पी आपको पता है कितना 0.5 √3 अपॉन डेल्टा टी आपको पता है 2 × 10⁻³ ऊपर जाके +3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 500 √3/2 और ये फाइनली हो जाएगा 250 √3 न्यूटन, ठीक है। बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका फाइनली 250 √3 आपका आ जाएगा, ठीक। और क्योंकि सीधी सी बात है, इम्पल्स आपका ऐसे लग रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आपका फोर्स आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो जरा, तो नेक्स्ट आपका है, देखो जरा, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स सच दैट द ब्लॉक सोन इन द अरेंजमेंट डज नॉट मूव, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन का क्वेश्चन है, इसमें देखो जरा, इसमें इन्होंने दे रखा है एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है √3 kg है, ठीक है। और यहाँ पे एक फोर्स है जो कि किसी एंगल पे इंक्लाइंड है, जो कि आपको दिया गया है 60 डिग्री एंगल पे, ये आपका कितना है 60 डिग्री एंगल पे दिया गया है। तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो आपका ये वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा जो कि F आपका कितना आ जाएगा sin 60 हो जाएगा, और इधर जो आएगा वो कितना आएगा F cos 60 हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, नॉर्मल पहले फाइंड कर लेना है। तो नॉर्मल क्योंकि n ऊपर लगेगा और mg कहाँ होगा, नीचे हो जाएगा, और F भी नीचे लग रहा है, तो नॉर्मल की जो वैल्यू आएगी आप ध्यान से देखना, वो कितना आ जाएगा आपका mg प्लस F sin 60 कितना आएगा √3/2, ठीक है। ये नॉर्मल की वैल्यू हो गई। और अब आप जानते हैं कि जो हमारा फोर्स ये लग रहा है, अगर ये फोर्स और ये स्टैटिक फ्रिक्शन जो मैक्सिमम है ये दोनों बराबर हो जाए तो मूव नहीं करेगा, तो मतलब अगर मोशन नहीं चाहिए तो वहाँ पे कितना आएगा आपका F cos 60 की जो वैल्यू है वो हमारा इक्वल होना चाहिए म्यू इंटू एन के। म्यू आपको दिया गया, पुट कर देना, तो F आपको यहाँ पे है, ठीक है ना। F फाइंड करना है, cos 60 कितना आएगा 1/2 हो जाएगा, बराबर म्यू आपको दिया गया कितना 1/2 √3, और यहाँ पे आ जाएगा एन mg m कितना है √3 इंटू जी, और प्लस कितना आएगा F √3/2 हो जाएगा। आप देखो √3 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है इतना। और इसके बाद क्या होगा, ध्यान देना, इसमें इतना आ गया। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें कि इसको सॉल्व करना है डायरेक्टली, तो सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है, इसमें सीधे देखो इधर कर दे रहे हैं इसका सॉल्यूशन। तो ये F इज इक्वल टू जो आपका आएगा यहाँ पे G प्लस F/2 आ जाएगा, इसको इधर ले आना, ठीक है ना। तो फाइनली F/2 इसको इधर रहे माइनस होगा, F/2 बराबर कितना आएगा, G की वैल्यू 10, तो F बराबर कितना आ जाएगा आपका
20 न्यूटन। तो ये फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। जो फोर्स होना चाहिए वो 20 न्यूटन होगा तो मूव नहीं करेगा, अगर 20 से ज़्यादा हो गया तो मूव कर जाएगा, और कम रहा तो फिर आपको पता ही है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ ए प्लेन इंक्लाइंड एट 45 डिग्रीज 0.5 देन एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी स्लाइडिंग फ्रीली ऑन इट विल बी, ठीक है ना। आपको एक्सेलरेशन बताना है, तो जैसे मान लीजिए ये आपका एक इंक्लाइंड दिया गया है और इसका जो है ये एंगल कितना दिया गया है 45 डिग्री दिया गया है, और यहाँ पे इसका जो म्यू है वो 0.5 है, ओके। इस पे मान लीजिए कोई एक ब्लॉक है जिसका मास m है, ठीक, इसका mg कहाँ लगेगा, नीचे आ जाएगा। ये भी एंगल कितना हो जाएगा हमारा 45 डिग्री आ जाएगा। इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो आपका कितना आएगा mg साइन 45 आ जाएगा, और एक आपका इधर नीचे जो आएगा वो कितना आएगा mg cos 45 आ जाएगा, ठीक है। अगर नॉर्मल कितना लग रहा है बात करेंगे n बराबर, तो कितना आ जाएगा आपका mg cos 45, और cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, तो ये आपका mg/√2 आ जाएगा। क्योंकि इधर फोर्स लग रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, ये इधर लगेगा। तो आपको पता है कि एक्सेलरेशन अगर आपको निकालना है तो हमारा ये, और फ्रिक्शन क्या होता है म्यू इंटू एन के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे म्यू आपको पता है और एन की वैल्यू पुट कर देना, और यहाँ से इसको मान, तो ए बराबर जो नेट फोर्स आएगा हमारा वो कितना आ जाएगा mg/√2, ठीक है, माइनस फ्रिक्शन फोर्स कितना म्यू इंटू एन। म्यू की वैल्यू आपको दिया गया 0.5 इंटू एन, आपको दिया कितना mg/√2, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है, ए की वैल्यू फाइंड करते हैं। ए बराबर क्या होता है F/m होता है, तो इसको मास से डिवाइड करो तो मास से मास कैंसिल हो जाएगा सारा। फाइनली जो बचेगा ये आपको बचेगा g/√2 कॉमन ले लेना, और यहाँ पे आ जाएगा 1 - 1/2। फाइनली कितना आएगा g/2√2 आ जाएगा, ठीक है। और g/2 कितना हो जाएगा आपका, g की वैल्यू आप 9.8 रखेंगे, कितना आ जाएगा आपका 4.9/√2। ये आपका आंसर आ जाएगा। और इसमें देख लो जरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए बी तो है नहीं, ठीक है, इधर है 4.9/√2, आपका डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका पूरा सॉल्यूशन होगा, बहुत कुछ करना नहीं है, नेट फोर्स फाइंड करो, डिवाइडेड माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो जरा अगला 14 नंबर, ये भी सिंपल सा है। 14th में क्या बोला गया आपसे कि 3 ब्लॉक्स है जिनके मास 4 kg 2 kg 1 kg है, कॉन्टैक्ट में रखे गए, फ्रिक्शनलेस सरफेस से 40 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया गया। आपको बताना है कि 4 kg के थ्रू 2 kg पे कितना फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, मतलब इसके थ्रू इस पे, इसके थ्रू इस पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये आपको बताना है। तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो जरा यहाँ पे ये 4 kg हो गया, ये आपका 2 kg हो गया, ये 1 kg हो गया, 1 2 4 हो गया, और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना है 40 न्यूटन के बराबर, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, देखो पहले तो आप एक्सेलरेशन फाइंड करो। एक्सेलरेशन क्या होता है कि कितना नेट फोर्स लग रहा है अपॉन टोटल मास कितना है, ठीक है। तो नेट फोर्स कितना है आपका 14, और टोटल, क्योंकि कंबाइन अगर हम एक सिस्टम मानेंगे तो टोटल मास कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 + 2 6 + 1 7, तो फाइनली कितना आएगा आपका 2 मीटर/सेकंड², ठीक है। ये एक्सेलरेशन निकल गया। इसके बाद आप देखो किसके थ्रू किस पे फाइंड करना है, जैसे 4 के थ्रू 2 पे फाइंड करना है, तो इस 4 के बाद जितने मास हो यहाँ पे इसको एक सिस्टम मान लो, मतलब एक मान लो, मतलब ये हो गया। आप ऐसे समझो कि ये आपका जो है ये कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ से जो फोर्स लग रहा है वो मान लो n के बराबर है, और इसका एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर/सेकंड², क्योंकि ये कंबाइंड मूव करें तो जो ओवरऑल का एक्सेलरेशन 2 निकला है वो तो सबका होगा, ठीक है। तो यहाँ से फोर्स बराबर क्या होता है न्यूटन सेकंड, और F बराबर क्या होता है ma होता है। m कितना है यहाँ पे 3, और a कितना है 2 बराबर कितना आएगा 6 न्यूटन, आपका आंसर आ गया, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखो आप 50 नंबर में आपसे बोला गया है A shell of mass 200 gram is fired with a gun of mass 100 kg. If the muzzle speed of the shell is 80 मीटर/सेकंड, calculate the recoil speed of the gun, ठीक है ना। तो इसमें recoil velocity फाइंड करना है। तो देखो सिंपली अगर हम बात करें तो recoil velocity तो डायरेक्टली आप फाइंड करने का फॉर्मूला जानते हैं जो यूज कर सकते हैं, v = mu/m, जहाँ पे ये आपका बुलेट का, ये भी बुलेट का, ये आपका जो है गन का है, और ये वेलोसिटी दी गई है जो कि रिकॉइल वेलोसिटी होगी। तो v = जो आएगा माइनस टाइम्स होगा, तो -m कितना आपको दिया गया है, यहाँ पे जो बुलेट का मास है वो 200 ग्राम दिया गया, तो 200 अपॉन इसको क्या करना kg में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है, इनटू u कितना है 80 आपको दिया गया है, अपॉन जो मास दिया है गन का कितना है वो 100, ठीक है, kg। इसको डिवाइड कर लो जरा, ये आपका हो जाएगा, ठीक है, और इसको जो है कन्वर्ट कर लेना। तो फाइनली v = आ जाएगा 16 × 10⁻² मीटर/सेकंड, और इसको जब सेंटीमीटर में करोगे 16 सेंटीमीटर/सेकंड आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो जरा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 16, ठीक है ना।
16 नंबर क्वेश्चन जो है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें आपको क्या देगा, ए ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल इज पुल्ड बाय अनदर ब्लॉक ऑफ मास m हैंगिंग वर्टिकली, ठीक है ना। तो जैसे इसमें क्या है, एक टेबल हो गया, यहाँ पे एक पुली दी गई है, ठीक है, आगे पढ़ लेना, इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे एक ब्लॉक दिया गया जिसका मास कितना है, कैपिटल M दिया गया, यहाँ पे एक आपको दिया जिसका मास कितना है, स्मॉल m के बराबर है। और इन्होंने पूछा है कि टेंशन इन स्ट्रिंग कितना होगा, ठीक है। आपको मतलब यहाँ पे टेंशन की वैल्यू बतानी है इस पूरे स्ट्रिंग में, क्योंकि सेम है तो टेंशन की वैल्यू आपको पता है ये सेम होता है, ठीक है ना। इस टी की वैल्यू को आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो सबसे पहले इसका एक्सेलरेशन फाइंड कर लो कितना होगा, जो ये होगा उसका ये भी होगा, ठीक है। इसमें देखो इसको जो पुल करने वाला फोर्स कितना है, यहाँ पे mg है, ध्यान रखना इसका mg जो है वो इसके नॉर्मल से बैलेंस हो जाएगा। तो ये हमारा जो है जो पुल करने में, इस पूरे सिस्टम को पुल करने में काम नहीं आएगा, ठीक है। तो जो यहाँ पे नेट फोर्स की बात करेंगे अगर हम मान लीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कंबाइंड एक्सेलरेशन A बराबर जो होता है वो नेट फोर्स अपॉन टोटल मास होता है। नेट फोर्स की बात करें सिर्फ mg काम आएगा, ये वाले स्मॉल mg, क्योंकि कैपिटल mg नॉर्मल से बैलेंस है, वो टेबल पे रखा गया है, उसका ग्रेविटी नीचे खींच नहीं रहा है। तो फाइनली कितना आ जाएगा, स्मॉल m इंटू जी अपॉन टोटल मास, क्या ये और ये दोनों मास कंसिडर किए जाएंगे, स्मॉल m प्लस कैपिटल M। ये आपका एक्सेलरेशन हो गया। अब इन्होंने पूछा है टेंशन कितना होगा, तो कोई बात नहीं, आप इस स्ट्रिंग को यहाँ से कट करके और आप सोचे जरा कि इस ब्लॉक को, क्योंकि इसका एवीडी जब आप बनाएंगे देखो तो ये ब्लॉक हमारा m मास का है जिसका एक्सेलरेशन a है, और इस पर सिर्फ टेंशन t लग रहा है, क्योंकि इसका mg और जो नॉर्मल है ये आपस में क्या हो गए, ये तो बैलेंस हो गए, तो इनका तो कोई लेने देना है नहीं। तो यहाँ से t बराबर कितना आएगा, कैपिटल M इंटू a, और ये हो जाएगा ये स्मॉल m कैपिटल M g अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। फाइनली आपका आंसर हो जाएगा, आई थिंक ये आपका डी ऑप्शन इसमें करेक्ट आएगा, कैपिटल M स्मॉल m g अपॉन m प्लस m, ठीक है। ये टेंशन आ गया, तो ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो जरा 17 नंबर क्वेश्चन। 17 में क्या बोला गया है, आप ध्यान से देखिए जरा। The time period of revolution of a planet A around the sun is 8 times that of B. The distance of A from sun is how many times greater than the B, ठीक है। देखो इसमें आपको दिया गया TA जो है वो 4 टाइम्स ऑफ TB, 8 टाइम्स दिया गया है, 8 टाइम्स ऑफ TB है। तो TA बाई TB जो आपका आएगा वो कितना आ जाएगा, हमारा 8 आ जाएगा, ठीक है ना। देखो A is 8 टाइम्स दैट ऑफ B, जो A का है वो B का 8 टाइम्स है, तो ये TA बराबर 8TB आ जाएगा। अब इसमें एक्चुअल में ये केपलर्स लॉ आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा होता है TA बाई TB का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे काम करता है T स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू R क्यूब, ठीक है। तो होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, RA अपॉन RB टू द पावर 3, क्योंकि हमें RA RB फाइंड करना है, तो RA अपॉन RB इज इक्वल टू कितना आएगा आपका यहाँ पे TA बाई TB आज कितना आएगा, 8 आ जाएगा, 8 टू द पावर कितना आ जाएगा 2/3। तो पहले 8 का क्यूब रूट कितना आएगा हमारा 3 आ जाएगा, और फिर इसके 3 का स्क्वायर, सॉरी 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर जो आपका हो जाएगा कितना आ जाएगा, ये 4। तो जो हमारा रेडियस का आपका जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 4 टाइम्स आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है इसका, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए जरा 17 के बाद 18 नंबर। ये बहुत आसान है, इस तो डायरेक्टली आपको अगर फॉर्मूला भी याद होगा तब भी काम हो जाएगा। 18 में क्या दिया गया है, ध्यान से देखना। इसमें ये बोला गया है कि जो ग्रेविटी का वेरिएशन है विद रिस्पेक्ट टू आर अर्थ के अंदर वो कैसा होता है, मतलब जहां से जैसे इससे बाहर जाते हैं तो आर के साथ साथ कैसे जी चेंज होता है। तो ध्यान रखना जो हमारा जी इनसाइड होता है वो अगर याद हो तो जी आर बाई आर ई होता है, जहां पे आर ई रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है। तो ये क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जी प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आर होता है। आउटसाइड में याद होगा जी प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है, ठीक है ना। तो ये आउट का होता है और ये क्या होता है हमारा इनसाइड का होता है। तो इनसाइड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। ये डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट देखो जरा 19 नंबर। 19 में क्या बोला गया है, if g is the acceleration due to gravity on the earth surface, the gain in potential energy of the object of an object of mass m raised from surface of earth to height equal to the radius of earth। तो ध्यान से देखना, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन, जैसे ये अर्थ का रेडियस कितना है, आर के बराबर है। इस सरफेस से यहाँ से आर हाइट ऊपर एक ऑब्जेक्ट को ले जाया गया, आपको बताना है कि पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कितना आएगा। आप देख लो कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, दोनों क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे तो चेंज आ जाएगा। तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 1 है, ये पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट क्या हो जाएगा 2। तो हमारा डेल्टा यू आएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वो कितना आएगा, पोटेंशियल एनर्जी एट 1 माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट 2 हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता है माइनस GMEM अपॉन क्या होता है, आर होता है। RE प्लस एच एक्चुअली में काम करता है, एच के अकॉर्डिंग करेंगे तो जब आप अर्थ सरफेस पे है तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, और जब यहाँ जाएंगे तो एच की वैल्यू क्या आएगा, ये आपका पूरा यूज हो जाएगा। तो फाइनली
आप 1 पॉइंट पे लिखेंगे, एक सेकंड, डेल्टा यू जो होगा आपका 2 माइनस 1 होगा, फाइनल माइनस इनिशियल लिया जाता है, ठीक है। तो ये फाइनली कितना आएगा आपका, ये माइनस जी एम ई एम अपॉन कितना आ जाएगा, ये 2r हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस जी एम ई एम अपॉन कितना आ जाएगा, r हो जाएगा। ध्यान रखना ये फाइनल माइनस इनिशियल है तो उसके अकॉर्डिंग आपका आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना, आप जी एम ई एम कॉमन ले लेना, और फाइनली ये आपका सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 2r बचेगा। इसमें क्योंकि हमारा देखो mgr के टर्म में दिया है, तो हमारा ये जो होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि स्मॉल g होता है वो जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो जी एम ई की वैल्यू है वो कितना आ जाएगा आपका, जी आर स्क्वायर आ जाएगा, तो इसको पुट कर देना यहाँ पे। तो फाइनली जो आपका डेल्टा यू आएगा वो कितना आ जाएगा, देखो जी आर स्क्वायर एम बाई 2r हो जाएगा, ये r से r कैंसिल, फाइनली हाफ एम जी इंटू आर के बराबर आएगा, ठीक है। तो फाइनली ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। ये आपका हो गया 20th नंबर क्वेश्चन। देखो ये तो डायरेक्टली आपको ग्राफ से पता होगा, देख के पता चल जाएगा, देख लो जरा। इसमें देखो आपके जो किसी सेटेलाइट के जो एनर्जीज है उनके बारे में बात की गई है। तो ध्यान रखना जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद हो तो वो आपका कितना होता है, जी एम ई एम अपॉन 2r होता है। जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होता है वो कितना आता है, जी एम ई एम अपॉन r होता है माइनस का, और जो टोटल एनर्जी होता है वो इन दोनों को सम करके आता है, जो कितना आता है हमारा माइनस जी एम ई एम अपॉन 2r आता है। तो ये तीनों जो हमारे एनर्जी हैं वो तो प्रोपोर्शनल टू 1/r हैं, तो सबसे पहली बात तो 1/r का ग्राफ बनेगा। अब इसमें देखना है कौन सा, जैसे ये काइनेटिक एनर्जी क्या है, पॉजिटिव है, तो जो ऊपर वाला ग्राफ होगा ए हमारा क्या आ गया, सीधे यहाँ पे पता चल जाएगा ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, इन दोनों को कंपेयर करना है। तो आप देखो जरा, ये ज्यादा नेगेटिव है, कम है, क्योंकि ये 1/2 है ना इसका, ठीक है। तो जब ये 1/2 है तो सीधी सी बात है, जो इसमें ज्यादा नेगेटिव है वो पोटेंशियल बन जाएगा, जो कम नेगेटिव होगा हमारा क्या टोटल। तो इसमें बी ज्यादा नेगेटिव क्यों नीचे और सी आपका ऊपर है, तो जो बी हमारा बनेगा वो क्या बन जाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी, और जो सी बनेगा वो क्या बन जाएगा टोटल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, ए काइनेटिक, बी पोटेंशियल और सी जो है टोटल एनर्जी हो जाएगा, बस ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो जरा, हाँ ये आपके जो है इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस है, इसको ध्यान से देखना जरा। तो इसमें दिया गया 21 में जैसे 3 masses ऑफ 1 kg, 2 kg, 3 kg आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 1 मीटर, जी की वैल्यू दी गई है। आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम जो है -n × 10⁻⁻10 जूल दिया गया है, ठीक है। आपको बताना है कि n की वैल्यू क्या होगी। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी आपको सिस्टम का जब निकालना होता है तो याद होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 kg है, यहाँ पे कितना है 2 kg है, यहाँ पे कितना है 3 kg है, और ये 1 मीटर के हैं। तो जो यहाँ पे आपका u आएगा, पोटेंशियल एनर्जी जो आएगा, एक्चुअल में u का जो फॉर्मूला होता है वो कितना आता है -g(m1m2/r) होता है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ पेयर्स पे डिपेंड करता है, तो एक पेयर ये बन जाएगा, दूसरा ये बन जाएगा, और तीसरा क्या होगा, ये बन जाएगा। तो इनकी एनर्जी लिख करके आप सम कर लेना। तो -g/r, देखो r हमारा 1 मीटर सबका है, तो इसको हम बाहर कॉमन ले रहे हैं, बस ये कितना m1 m2 1 × 2 हो जाएगा, प्लस m2 m3 कितना आएगा 2 × 3 आ जाएगा, प्लस 3 × 1 कितना आएगा आपका 3 × 1 बन जाएगा। फाइनली इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 6, और ये आपका हो जाएगा 3 9 2 11, तो -11g के बराबर आएगा। g की वैल्यू आपको पता है, पुट कर दें तो 11 × 6.67 × 10⁻⁻, कितना आ जाएगा -11 आ जाएगा। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे u = तो -73.37 के आसपास आता है ऐसे कुछ, इंटू 10⁻⁻11 आ जाएगा। अब अच्छा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पूछा, इंटीग्रल वैल्यू पूछा कितना होगा नियरली, तो इसको आप देखो 10 यहाँ पे -10 है, तो कितना आएगा 7.3 × 10⁻⁻10 जाएगा। इसमें अब देखो इंटीजर कितना होगा, सिर्फ 7 होगा, तो n की वैल्यू जो ली जाएगी वो 7 लिया जाएगा। तो ध्यान रखना चीज़ अप्रॉक्सीमेशन में थोड़ा सा ये ध्यान रखना, अगर नियरली बोला गया तो उसमें कुछ पॉइंट ऐसे रहेंगे जिनको आप अप्रॉक्सीमेशन में लाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे n की वैल्यू 7.3 आ रहा था, बट इसको हमने 7 कंसिडर किया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसमें ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट देखो जरा, बाकी कुछ नहीं इसमें। अगला जो आपका है वो ये है 22 नंबर। 22 में ये बोला गया ए बुलेट मूविंग विद वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड कैन जस्ट पेनिट्रेट 2 प्लैंक्स इक्वल थिकनेस, ठीक है। इन्होंने बोला है कि जब किसी एक बुलेट को हम जो है 100 मीटर पर सेकंड से इसको भेजते हैं तो ये 2 प्लैंक को जो है पेनिट्रेट करता है, जिसकी लेंथ मान लीजिए l के बराबर है। तो इन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए हम इसकी स्पीड जो है बढ़ाकर 2 टाइम्स कर दें, मतलब 200 कर दें, तब कितने नंबर ऑफ प्लैंक जो है ये पेनिट्रेट कर पाएगा, ठीक है। तो अभी क्या है कि हम मान लेते हैं यहाँ पे n नंबर पेनिट्रेट करता है, तो सीधी बात है जब ये पूरा कंप्लीटली जस्ट पेनिट्रेट करेगा तो इसकी वेलोसिटी जस्ट बाहर क्या आ जाएगी,
0 हो जाएगी और यहाँ पे 100 है, तो एक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देना इसमें। तो फाइनली थर्ड इक्वेशन में क्या होता है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस, क्योंकि यहाँ पे रिटार्डेशन वैसे है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको माइनस कर दो यहाँ पे, ज़्यादा बेहतर रहेगा, एक साथ ही हो जाएगा इसमें, ठीक है ना, -2a इंटू एस हो जाएगा। v की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, 0 का स्क्वायर बराबर u कितना है यहाँ पे 100 का स्क्वायर -2a की वैल्यू कितनी है, जो कि रिटार्डेशन उसको a ही मान लो, और s मान लो यहाँ पे 2 को पेनिट्रेट करते कितना 2 इंटू एल हो जाएगा, और यहाँ पे n नंबर आपका अगर पेनिट्रेट करते n इंटू एल हो जाएगा। तो इसके लिए जब आप लिखेंगे तो कितना जाएगा, 0 बराबर कितना जाएगा 200 स्क्वायर -2a इंटू कितना आएगा n इंटू एल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जो है इधर ला करके डिवाइड कर लेना, तो कितना आएगा आप देखो 200 का स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू n इंटू एल अपॉन ये कितना आ जाएगा आपका 2 इंटू a इंटू 2l आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, l से l कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आप देखो जरा, ये आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर 4 हो जाएगा अपॉन 10 टू द पावर 4, ठीक है, बराबर कितना आएगा, ये n आ जाएगा बाई 2, ये कैंसिल हो जाएगा और इधर लाओगे तो n बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से नंबर ऑफ जो है प्लैंक्स कितने आप निकाल सकते हैं, ठीक, क्योंकि हमने n नंबर ऑफ प्लैंक माना तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा n इंटू एल हो जाएगा। अब यहाँ पे सीधे क्या करो, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस -2s, क्योंकि रिटार्डेशन होता है तो आप यूज कर सकते हैं, ये बन जाएगा, इसको इधर ले आना तो ये आपका आ जाएगा और इसको इधर ले आना, फिर दोनों को डिवाइड कर लेना, ठीक है। तो डिवाइड करने पे फाइनली ये बन जाएगा और यहाँ से n की वैल्यू डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो जरा, अगला जो आपका है वो क्या आएगा, देखो 23, हाँ 23 नंबर 23 में क्या बोलोगे, ए ब्लॉक ऑफ मास 1 kg लाइज ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस इन ए ट्रक of the coefficient of static friction between the block and the surface is 0.6. The force of friction on the block in Newton if acceleration of truck is 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो जरा, जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक ट्रक है, ठीक, इधर जो है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रहा है और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा गया है जिसका मास जो है इन्होंने दे रखा है कितना 1 kg। इसका कोफिशिएंट जो फ्रिक्शन दिया गया है वो इसमें गिवन है 0.6। तो इन्होंने बोला हुआ है कि इसके ऊपर जो है फोर्स कितना लग रहा है, जो हमारा फ्रिक्शन का फोर्स है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि इसमें फ्रिक्शन कौन सा रहेगा, स्टैटिक या काइनेटिक। तो उसके लिए क्या होता है, हमारा सबसे पहला काम ये होता है कि फाइंड करना कि जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो कितना है। तो हम FL फाइंड करेंगे, FL हमारा कितना आता है म्यू इंटू n होता है, n कितना होगा आपको पता है कि n mg इधर लगेगा और n का हो जाएगा आपका ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे जब n निकालेंगे तो n तो हमारा कितना आ गया 10 आ गया, और FL जो होगा लिमिटिंग जो फ्रिक्शन होगा वो 0.6 इंटू 10 बराबर कितना आएगा आपका 6 न्यूटन आ जाएगा। अब इस पे फोर्स कितना लग रहा है, तो सीधी सी बात, जब ट्रक एक्सेलरेट होगा उसके ऊपर ही रखा गया तो इस पे स्यूडो फोर्स काम करेगा जो कि पीछे की तरफ होगा। तो जो स्यूडो फोर्स आपका आएगा F आएगा जो हमारा वो m इंटू a होता है। m कितना है हमारा 1 और a कितना है 5। तो जो अप्लाइड फोर्स है वो तो 5 न्यूटन है, और जो स्टैटिक फ्रिक्शन लग सकता है मैक्सिमम मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन वो कितना है 6 न्यूटन। तो जब आप धक्का लगा रहे हो वो फोर्स कम है तो सीधी सी बात वहाँ स्टैटिक काम करेगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन ध्यान रखना सेल्फ एडजस्टिंग होता है, मतलब जितना फोर्स आप लगा रहे हो सिर्फ उतना ही ब्लॉक पे लगेगा, बाकी नहीं लगता है। तो क्योंकि लग 6 तक सकता था, लेकिन हम जो है 5 न्यूटन फोर्स क्योंकि उस पर अप्लाई हो रहा है तो सिर्फ वही आपका रहेगा, क्योंकि ब्लॉक हमारा किस पे रेस्ट पे है। तो जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स आएगा ऑन ब्लॉक वो कितना आएगा 5 न्यूटन। ध्यान रखना, कई बार आप में से ये गलती कर सकते हैं कि डायरेक्टली म्यू दिख गया, एन दिख गया, सीधे निकाला आपने 6 न्यूटन निकाला, आंसर लिख के चलेंगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि 6 न्यूटन मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है स्टैटिक का, जो कि तभी लगता है जब वो लिमिटिंग कंडीशन में आता है। बाकी उसके पहले ध्यान रखना हमेशा काम वो करता है, अगर उसके नीचे है तो जो वही फोर्स काम करता है जो हम अप्लाई करते हैं, और उससे ज्यादा हो जाए तो काइनेटिक काम करता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इतना आप जो है इसमें इसको नोट रखना। नेक्स्ट आपका जो है वो है 24 देखो जरा, ये भी ठीक है एक क्वेश्चन है, इसको हम लोग नोडल मेथड से सॉल्व करते हैं, ये थोड़ा सा आसान हो जाता है उससे सॉल्व करना। किरचॉफ भी लगा सकते हैं लेकिन वो बहुत लंबा काम हो जाएगा, उसमें आप जो है बना के एक सर्किट को इक्वेशन बनाएंगे और सॉल्व करेंगे, उससे बेहतर है नोडल मेथड से। देखो यहाँ का आपको दिया है +6 दिया गया है, यहाँ कितना दिया है +2 दिया गया है, और यहाँ कितना है +3 दिया गया है। इस जो नोड पॉइंट है इसका पोटेंशियल मान लो कितना है V के बराबर। इसमें क्या करते हैं हम करंट अपनी तरफ से मान लीजिए इधर करंट जो है आपका I1 जा रहा है, इधर करंट कितना है I2 है, और इधर करंट कितना दिया गया आपको I3 दिया गया है।
ये 6 ओम है, ये 2 ओम है और ये कितना आ जाएगा ऊपर 3 ओम हो जाएगा। अगर इस पॉइंट से तीनों करंट जा रहे हैं तो आप जानते हैं कि यहाँ पे क्या काम करेगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर क्या आ जाएगा 0, वही KCL वाला। अब आप जानते हैं I जो होता है हमारा ना वो डेल्टा V बाई R होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। अब आप सोचो करंट इधर से इधर जा रहा है तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V माइनस 6 हो जाएगा। तो I1 जो आपका बनेगा वो V माइनस 6 बाई R कितना हो जाएगा 6, प्लस I2 कितना बनेगा V माइनस 2 बाई 2 हो जाएगा, प्लस I3 कितना बनेगा तो हो जाएगा V माइनस 3 बाई 3 आ जाएगा बराबर 0। इसी को सॉल्व करना है, एक काम करना है 6 से पूरे मल्टीप्लाई कर देना तो हो जाएगा V माइनस 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 है तो ऊपर 3 आ जाएगा 3V माइनस 6 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 2 आएगा तो 2V माइनस 6 बराबर क्या आ जाएगा 0। इनको सम करना तो कितना आएगा 6V माइनस 18 बराबर 0 आ जाएगा, और V इक्वल टू कितना आएगा आपका यहाँ पे 3 वोल्ट। तो इसका आंसर 3 आ जाएगा, ठीक है ना। जो हमारा V आएगा O पॉइंट का जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आ जाएगा 3 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 25, लास्ट क्वेश्चन ये आपका जो है डायरेक्टली हो जाएगा, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो जरा, इसमें आपसे ये बोला गया है कि 2 सेल हैं आपके, एक आपका ये दिया गया, एक रेजिस्टेंस दिया गया, यहाँ पर भी एक सेल दिया गया और एक रेजिस्टेंस दिया गया इस तरीके से। ये आपका 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये 6 वोल्ट है और कितना है 3 वोल्ट है, और आप यहाँ पर जो है इस तरीके से ये बना दीजिए। एक्चुअल में ये पैरेलल में 2 सेल लगे हैं तो आपका जो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आएगा VAB वो सीधे आप निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका E इक्विवेलेंट का अगर फॉर्मूला याद हो आपको तो कितना होता है आपका E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 अपॉन 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 का फॉर्मूला होता है। इसको डायरेक्टली यूज़ करो, इतना लंबा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो कितना आ जाएगा E1 6 बाई 1 प्लस कितना आ जाएगा 3 बाई 2 अपॉन 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 2 कर लेना, ठीक है। तो ये फाइनली कितना आएगा आपका ये हो जाएगा 15 बाई 2 अपॉन 3 बाई 2 जो कि कितना आ जाएगा हमारा 5 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये आपका 25th नंबर क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ, ठीक है। तो फिलहाल ये आपके पूरे सॉल्यूशन थे और आई थिंक आप लोगों का पेपर काफ़ी अच्छा गया होगा, ठीक है। फिलहाल अभी इतना ही, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।